30 अगस्त को चीन के तियानजिंग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 31 अगस्त को एससीओ समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। 7 वर्ष बाद चीन दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में शामिल होंगे। उत्तरी चीन का बंदरगाह शहर है तियानजिन। यह अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पोर्ट सिटी पर यह होस्ट किया जा रहा है, बावजूद इसके कि बीजिंग में उनका सेक्रेटरीट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यह इंटरेस्टिंग बात है। एक और बड़ी खबर आ रही है, 31 अगस्त को पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। खबर तो यह भी है कि शायद जिनपिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने जाए, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। शी जिनपिंग खुद पीएम को रिसीव करने जाए, यह भी खबर है, और पुतिन को भी रिसीव करने जाएं। द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। टैरिफ, ट्रेड समेत सीमा विवाद पर हो सकती है बात। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमारे जो खास मेहमान इसको इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एससीओ का मंच पूरी दुनिया को अमेरिका का एक ऑल्टरनेट दे पाएगा। और मेरे मन में सवाल है कि जो काम ब्रिक्स नहीं कर पा रहा है वो एससीओ कैसे करेगा। यह मेरे मन में एक बड़ा वैलिड सवाल है। सोचिए जरा, अगर ब्रिक्स को ट्रम्प धमका सकते हैं तो एससीओ को क्यों नहीं धमका सकते हैं। इस बार एससीओ समिट चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में हो रहा है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एससीओ का सेक्रेटरीट बीजिंग में है, उसके बावजूद पोर्ट सिटी यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। क्या है एससीओ और इसकी जरूरत क्या है, यह आपको बताते हैं। क्या है एससीओ? एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में शंघाई में एससीओ की स्थापना की गई। भारत 2017 में पाकिस्तान के साथ एससीओ का फुल मेंबर बना। ऑब्जर्वर 2005 में बना था। एससीओ क्यों जरूरी है? सबसे बड़ा रीजनल अंतरराष्ट्रीय संगठन है। सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और सहयोग, पश्चिम पर दबाव बनाने वाला संगठन, ब्रिक्स की तरह ताकतवर, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का समाधान एससीओ के बिना नहीं है। दुनिया की जीडीपी का 20 से 30% हिस्सा एससीओ के पास है। दुनिया की आबादी का 40% हिस्सा एससीओ में है। इसीलिए एससीओ जरूरी है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी। 7 साल बाद पीएम मोदी का चीन दौरा। गलवान झड़प के बाद पहला चीन दौरा है। पिछली बार एससीओ समिट में एस जयशंकर गए थे, प्रधानमंत्री नहीं गए थे। टैरिफ वॉर के बीच चीन में एससीओ समिट है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री शी जिनपिंग, आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री, और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के कहे जाने वाले प्रधानमंत्री। इन सब पर आगे बात होगी। लेकिन इस सब के बीच में टेरर के बीच एससीओ समिट क्यों जरूरी है, अब यह समझना जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया कह रही है 50% टैरिफ क्यों लगाया भारत पर। एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन की मौजूदगी। पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक मंच पर होंगे। भारत, चीन, रूस से के त्रिकोणीय से एकता, आर्थिक एकजुटता। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को मिलेगा जवाब। अमेरिकी दबाव को कमतर करने की बनेगी रणनीति। एससीओ समिट से व्यापार, निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। डॉलर पर निर्भरता कम करने पर विचार संभव है। एशिया के लिए एससीओ आर्थिक रणनीति बनाने का मंच है। चीन के तियानजिन से एंटी वेस्ट नैरेटिव को मजबूती मिलेगी। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, बहुत बड़ा पैनल है, लेकिन शुरुआत में भारत वाले सेगमेंट से कर रहा हूं और मैं थोड़ा इस तरफ आऊंगा। मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर हैं, जो कि अभी अभी विदेश से लौटे हैं, कई कंट्री से इंटरेक्ट किया है, कई बच्चों को पढ़ाया है। सर, शी जिनपिंग से मुलाकात, सवाल यह है, सीधा डायरेक्ट सवाल, टैरिफ को लेकर क्या एससीओ में भारत के इंटरेस्ट पर किसी का ध्यान जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया निशान, मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मैं आपको तहे दिल से मुबारक देता हूं जो आपने ये पैनल इकट्ठा किया है, जो इस बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिखर सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में बातचीत करने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला एससीओ समिट नहीं है। 2001 से लेकर अभी तक 2025 17-18 समिट्स हो चुके हैं, परंतु इस समिट की जो महत्व है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें जो पॉलिटिकल कैसा इक्वेशन बन रही है, तो मैं समझता हूं जो केवल भारत के विरुद्ध अमेरिका का ये टैरिफ जो वॉर है,
केवल भारत के विरुद्ध नहीं किया गया है, पूरी दुनिया के विरुद्ध किया गया है। और इसीलिए मेरे विचार से इसके ऊपर ज़रूर बातचीत होगी और इसमें हमें द्विपक्षीय हम बातचीत करेंगे और जो सभी देश हैं 10 देश मिलकर वो भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ जो कैसे अमेरिका का जो दबाव है उससे हम कैसे डील करें, कुछ ना कुछ इसके रास्ते निकाले जाने का प्रयास होगा। अंडरस्टूड। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या चीन इस बात से परेशान नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अभी जापान में हैं और जापान ने भारत के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए एक बड़ा सेमीकंडक्टर हब बनाने का फैसला किया है भारत को। अब मैं यहां जानना चाहूंगा, दोनों देशों में सर, चाइना के लिए बड़ी पुरानी कहावत है, रोनाल्ड रीगन ने कहा था ट्रस्ट एंड वेरीफाई। चाइना के लिए पहले वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट। हम चीन के ऊपर कितना यकीन कर सकते हैं? वांग यी भारत आए, पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान गए और क्या किया उन्होंने? पहले ऑपरेशन सिंदूर में मदद की और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, 40 इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा कर दी। हम चाइना के ऊपर कितना रिलाय कर सकते हैं? जी निशांत जी धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ा जो भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है डिस्ट्रस्ट, और जो मिसट्रस्ट है आपस में वो बार बार चाइना उसको ब्रीच किया। 1962 में किया, हमने पंसील किया, लेकिन 1962 उन्होंने किया। उसके बाद हमने जिस तरीके से 1990 के बाद में एक तरीके की एंगेजमेंट और स्टेटस को की जो पॉलिसी अपनाई, लेकिन 2005 के बाद वो अनकंफर्टेबल हुआ और आते आते आप देखिए ढोकलाम, गलवान, वो सब किया। एक बड़ा मिसट्रस्ट है। अगर चाइना और भारत दोनों सिविलाइजेशनल स्टेट है, दोनों में अगर ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाए तो जो वेस्ट की जो दादागिरी है, जो जिस तरीके से टैरिफ वॉर और ट्रंप जो डिक्टेट कर रहा है, वो एकदम वो उनका मोटिव डिफीट हो जाएगा और रेस्ट विल बी मजबूत। जो स्टेटस को चाइना चेंज करना चाहता है उसमें उसको भारत की पार्टनरशिप बहुत इसेंशियल है। देखिए, बड़ी बात यह है कि एससीओ क्यों महत्वपूर्ण हो जा रहा है। पहली बात तो ये देखिए कि ये एक तरीके से जोग्राफिकली प्रॉक्सिमेट, एक क्लस्टर ऑफ जोग्राफिकली प्रॉक्सिमेट कंट्री, सबकी बाउंड्रीज एक दूसरे से लग रही है, जो ऊपर तक यूरेशिया से लेके वेस्ट एशिया और साउथ एशिया तक आती है, वो ब्रिक्स में नहीं है जी। तो ये जो एक डिस्कोर्स चल रहा है कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट, और ये मौका ट्रंप अपने आप दे रहा है कि RIC जो रशिया, इंडिया एंड चाइना कैन लीड दी दिस रेस्ट अंडरस्टूड। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि शी जिनपिंग को समझना चाहिए कि देखिए, भारत का निश्चित रूप से एक ओपन पॉलिसी है कि हम मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी में बात करते हैं और हम एक बैलेंसिंग और इक्वी डिस्टेंस पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू भारत के साथ आता है बॉर्डर को लेके, बाकी विषयों को लेके, वो है मिसट्रस्ट। ठीक है, ठीक है। मैं आपके पास इस इशू को लेकर आऊंगा। पॉइंट टेकन सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। देखिए, हम सबके मन में सवाल एक सबसे बड़ा ये भी है कि पूरी दुनिया के हालात बड़े तेजी से चेंज हो रहे हैं। हम महेश सचदेव, एम्बेसडर महेश सचदेव मेरे साथ हैं। सर, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ईरान NPT से हटने का ऑलमोस्ट फैसला कर चुका है, शायद फिर से उस पर अटैक हो सकते हैं। आज लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। SCO क्या एज एन ऑल्टरनेटिव टू नेटो, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिफेंस सिक्योरिटी, बस इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कोई भी कदम ले पाएगा? ईरान का हमेशा यही मंतव्य रहा है कि वो लाइक माइंडेड देशों के साथ सहयोग करे, और ताकि पश्चिम देशों से जो वो अकेला जूझ रहा है उसको उससे संबल मिल सके। 90% जो तेल वो बेचते हैं चोरी छुपे, वो चीन को जाता है। रूस को वो यूक्रेन में मदद करते हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे और सामग्री हो, और रूस उनकी मदद करता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इकलौता प्लांट जो वहाँ का पावर प्लांट चल रहा है बुशेर में, वो रूस की मदद से बनाया गया था, और रूस के साथ बड़ी संधि वो कर चुके हैं, और यूरेशिया इकोनॉमिक स्पेस में वो पार्टनर बन गए हैं। तो ये सब दिखाता है कि ईरान हमेशा पश्चिम देशों के दबाव को अलग थलग करने में, डाइवर्ट करने के लिए वो इन देशों का, चाहे वो ब्रिक्स के देश हों, चाहे वो SCO के देश हों, चाहे और देश हों, उनका सहयोग मांगता जी, जी। और
ये उसका मंतव्य है और इस बारे में वो काफ़ी कीन है, काफ़ी दृढ़ प्रतिज्ञ है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड।